नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर लिखा है अध्याय 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। जी हाँ, हम लोगों को ये पाठ पढ़ना है। प्रकाश किस तरीके से परावर्तन की घटना दिखाता है, किस तरीके से अपवर्तन की घटना दिखाता है। इस चैप्टर में बच्चों ढेर सारा किरण आरेख खींचना होता है और किरण आरेख से सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। कुछ न्यूमेरिकल भी लगाना होता है, वहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। कुछ सूत्र हैं, उन सूत्र का निगमन करना होता है, ठीक है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं किरण आरेख खींचने पर के लिए, है ना, कि वस्तु अनंत पे रखा है, वस्तु जो है सी पर रखा है, फिर बताएगा कि पी पर वस्तु सी पर रखा है, फिर कहेगा कि सी और एफ के बीच में रखा है। तो ऐसा सब बोलता है और किरण आरेख खींचना होता है, ठीक है। तो आइए इस पाठ को समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए लिखा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। थोड़ा सा हम लोग प्रकाश के बारे में समझ लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ते हैं अपवर्तन के बारे में और परावर्तन के बारे में, है ना। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जिस प्रकाश के बारे में बात होगी वो बात करेगा दृश्य प्रकाश की, ठीक है। वो दृश्य प्रकाश की बात करेगा, ठीक है। दृश्य प्रकाश का मतलब सूर्य का प्रकाश होता है, तो वो सूर्य के प्रकाश की बात करेगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है कि जो प्रकाश है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, इसी को बच्चों श्वेत प्रकाश के नाम से भी जानते हैं। तो चाहे हम श्वेत प्रकाश कहें चाहे दृश्य प्रकाश कहें, बात एक ही है ना। तो अब देखिए समझिएगा, तो ये जो प्रकाश है वो कौन सी घटना दिखा रहा है। पहले तो दिखा रहा है परावर्तन, है ना, परावर्तन की घटना दिखा रहा है, फिर दिखा रहा है अपवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं परावर्तन की घटना कि परावर्तन की घटना क्या होती है, फिर समझेंगे हम लोग अपवर्तन की घटना। तो इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग अगले सेगमेंट में बढ़ते हैं। तो हम लोगों को समझना था क्या परावर्तन के बारे में, तो अब आपको समझाता हूँ, समझिए। देखिए बच्चों, होता ये है कि प्रकाश के परावर्तन की वजह से ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है। वस्तु अगर दिखाई दे रही है तो प्रकाश के परावर्तन की वजह से। अब परावर्तन की वजह से कैसे वस्तु में दिखाई देती है, जरा इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है ना, यहाँ पर कोई व्यक्ति इस तरीके से खड़ा है, यहाँ पर मान लेते हैं कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, चलिए इतना बड़ा कि ये कोई वस्तु है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है और ये वस्तु है ना, तो वस्तु पर चारों तरफ से प्रकाश किरण टकराती हैं। इधर से भी आके टकराती है, इधर से भी आके टकराएगी, इधर से भी जाकर टकराएगी, इधर से भी टकराती है, इधर से भी, चारों तरफ से प्रकाश किरणें टकराती हैं आ करके। अब जैसे मान लेते हैं कि ये वाली प्रकाश किरण टकराई, तो ये प्रकाश किरण जब टकराएगी तो वस्तु उसके मार्ग में एक प्रकार का अवरोध है, एक प्रकार का बाधा है। तो अब ये प्रकाश किरण टकरा के आगे नहीं बढ़ पाएगी। जैसे देखिए, मान लीजिए हम एक कमरे में बैठे हैं और कमरे में चारों तरफ से दीवार है, छोटा सा एक दरवाज़ा है। तो अगर हम चलना शुरू कर दें तो चलते जाएंगे और मान लीजिए दीवार की तरफ जा रहे हैं, तो दीवार में जब हम टकरा जाएंगे तो दीवार में टकराने के बाद हम दीवार के उस पार तो जा नहीं पाएंगे, तो फिर वापस आएंगे हम, है ना। तो ऐसे इसमें होता है कि जब प्रकाश किरण आती है वस्तु से टकराती है तो ये वस्तु एक प्रकार का अवरोध है, बाधा है, तो वो उसको पार नहीं कर पाती है प्रकाश। तो इसमें टकरा करके, यहाँ पे टकरा करके इस तरीके से प्रकाश अब वापस होता है। अब प्रकाश जब टकरा करके वापस होगा ना, तो इस वस्तु से प्रतिबिंब लेगा, ठीक है। इस वस्तु जहाँ पर इस वस्तु में जहाँ पर टकराएगा उस स्थान का पूरा वो छाप लेगा, ठीक है। कैसे, अगर मान लीजिए कि हम किसी बर्तन में रंग रख देते हैं और रंग रख करके हम क्या करते हैं, अगर उसमें अपना हाथ हम रखते हैं, ठीक है, हाथ रखते हैं तो देखिए हाथ में रंग लग जाता है, उस रंग की छाप लग जाती है। ऐसे ही ये प्रकाश जब आएगा, इस पर टकराएगा, तो टकरा करके जब वापस होगा तो उसका छाप लेकर के, अर्थात उसका शैडो लेकर के, उसका बिंब लेकर के क्या होगा, वापस होगा। तो बिंब लेकर के जब वापस होगा और यही बिंब जब हमारे आँखों के अंदर घुसता है ना, आँखों के अंदर प्रवेश करता है इस तरीके से, तो वहाँ पर क्या होता है, हमने नेत्र पढ़ाया था, उसमें बताया था कि आँखों के अंदर ये बिंब क्या होता है, रेटिना पर एक दूसरे को प्रकाश किरणें काटती हैं और वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा। और प्रतिबिंब को भेज दिया जाता है मस्तिष्क के पास और मस्तिष्क पढ़ के बता देता है कि कौन सी वस्तु है। तो परावर्तन की घटना की वजह से ही बच्चों हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर परावर्तन की घटना ना हो तो हम वस्तु को देख नहीं सकते हैं। यानी आपको याद रखना है कि जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, है ना, जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं बच्चों ना, वो क्यों दिखाई देती हैं, इसी परावर्तन की घटना की वजह से। अगर परावर्तन की घटना ना हो तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। मैंने आपको समझा ही दिया कि प्रकाश किरण इस तरीके से आएगी, आ करके इस पर टकराएगी, टकराने के बाद अब आगे नहीं बढ़ पाएगी तो वो इस तरीके से मुड़ जाएगी, वापस हो जाएगी। वापस होगी तो जिस भाग में इसके टकराई होगी ना, उस भाग से वो बिंब लेगी और बिंब लेकर के जा रही होगी। तब तक मान लीजिए यहाँ पर कोई खड़ा है, उसने आँख घुमा दिया इसके तरफ, इस प्रकाश की तरफ जो बिंब लेके जा रही थी, अब ये बिंब लेके उसकी आँखों में घुस जाएगी। आँख में घुसेगी तो आँख में ये जो प्रकाश किरणें हैं वो जा करके रेटिना पर काटेंगी, काटने पर प्रतिबिंब बनेगा और प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। उस प्रतिबिंब को दिमाग को जब भेज दिया जाएगा तो दिमाग पढ़ के बता देगा कि कौन सी वस्तु है। तो ये आना और वापस जाना, यही घटना है परावर्तन,
कौन सी घटना है बताइए? परावर्तन की घटना है, ठीक है, परावर्तन की घटना है। और इसी परावर्तन की घटना की वजह से हमें वस्तुएं क्या हो रही हैं बताइए? दिखाई दे रही हैं। अगर ये आ करके वापस नहीं जाती, ठीक है, आती इस पर टकराती नहीं और इसका बीम लेकर के जाती नहीं वापस, ठीक है, तो अगर ये घटना परावर्तन की नहीं होती तो हमारे आंखों के अंदर ये प्रकाश किरण नहीं जा पाती, ठीक है, और एक दूसरे को रेटिना पे नहीं काटती, तो फिर प्रतिबिंब नहीं बनता, और बनता नहीं तो मस्तिष्क को भेजा नहीं जाता, तो मस्तिष्क जान ही नहीं पाता कि कौन सा वस्तु है। तो इसी परावर्तन की घटना की वजह से ही हमारा मस्तिष्क पहचान पाता है, पढ़ पाता है, बता पाता है कि ये कौन सी वस्तु है। तो पहली बात तो परावर्तन के लाभ है। अब कुछ चीज़ों को आपको और बता देता हूँ, ठीक है। परावर्तन अगर आपको ना समझ में आए तो आप ऐसे समझिए, जैसे आपने देखा होगा ना, बॉल देखा होगा, गेंद, उस गेंद को जब दीवार पे कोई मारता है, जैसे ये देखिए ये दीवार है, ठीक है, इस दीवार पे ये गेंद आ रही है, इस तरीके से ये गेंद आएगी, इस तरीके से इस पे आने के बाद जब टकराएगी तो ये गेंद क्या होगी बताइए? वो वापस लौटेगी। तो एक प्रकार से वो परावर्तित हो रही है गेंद, टकरा करके वापस हो रही है। तो अब ये गेंद को छोड़ते ऐसे प्रकाश को समझ लें कि प्रकाश जब आता है ना तो किसी चिकनी सतह पर पड़ता है, तो पड़ने पर क्या होता है? उसका परावर्तन हो जाता है, फिर से वापस लौट जाता है। तो ये घटना परावर्तन की होती है, मतलब प्रकाश जिस माध्यम में आएगा बच्चों उसी माध्यम में लौट करके चला जाएगा। तो ये घटना परावर्तन की होती है, और परावर्तन की घटना की वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। और जो प्रकाश होता है वो एक सरल रेखीय पथ पर चलता है, इसको आपको याद रखना है। कैसे पथ पर चलेगा बताइए? सरल रेखीय पथ पर चलता है, इसका मतलब है रेखीय, सरल रेखीय पथ पर चलता है, यानी सरल रेखीय पथ पर चलता है प्रकाश। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं परावर्तन के बारे में। तो परावर्तन को समझते हैं, चलिए। परावर्तन को समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि परावर्तन की घटना क्या होती है। जो परावर्तन की घटना होती है, उस परावर्तन की घटना में क्या होता है कि प्रकाश किरण जिस माध्यम में आता है उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में लौट के चला जाता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि जिस माध्यम, ठीक है, जिस माध्यम से आता है, जिस माध्यम से आता है, ठीक है, उसी माध्यम में लौट करके चला जाता है, ठीक है, उसी माध्यम में लौट जाता है, में लौट जाता है, ठीक, जाता है। और यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, ठीक है। अब चलिए इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, समझने के लिए हम एक डायग्राम आपके सामने बनाते हैं और अच्छे से समझिएगा। अच्छा, एक बात और कर लेते हैं माध्यम की, कि माध्यम क्या होता है। ज़रा इस चीज़ को समझिएगा कि माध्यम क्या होता है। तो बच्चों, माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक विरल होता है और एक सघन होता है ना। तो आपको मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ कि एक माध्यम जो होता है वो सघन माध्यम होता है, और दूसरा जो माध्यम होता है बच्चों वो कैसा माध्यम होता है? विरल माध्यम होता है। अब सघन माध्यम और विरल माध्यम में अंतर क्या है? तो याद रखिएगा कि सघन माध्यम के जो परमाणु और अणु होते हैं, ठीक है, जो परमाणु और अणु होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही पास होते हैं। कहाँ होते हैं बताइए? एक दूसरे के पास होते हैं, बहुत ज़्यादा पास होते हैं। तो वो माध्यम क्या होता है? सघन माध्यम। आप इसको ऐसे समझिए, आप अगर खेती बाड़ी कभी किए होंगे तो उसमें अगर खेती में कोई अगर फसल लगाना होता है, रोपना होता है, ठीक है, तो हम मिट्टी में उसके बीज को कहीं बहुत ही ज़्यादा पास दबा देते हैं, धंसा देते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा घन लग गया है ना। जैसे आपने ये भी शब्द सुना होगा कि जंगल बहुत ही घने हैं, तो घने होने का मतलब क्या है? सघन है। सघन होने का मतलब जंगल में जो पेड़ है वो बहुत ही पास में है। तो सघन का मतलब यही होता है कि उस माध्यम, जो माध्यम को हम कह रहे हैं कि सघन है, तो उस माध्यम के जो परमाणु हैं वो एक दूसरे के बहुत ही पास होते हैं। ऐसे जो माध्यम विरल होता है बच्चों, इस विरल माध्यम में क्या होता है कि जो पदार्थ का परमाणु होता है वो दूर होता है। वो क्या कहाँ होता है बताइए? दूर होता है, पास नहीं होता है। तो ऐसा माध्यम विरल कहलाता है, जबकि ऐसा माध्यम सघन माध्यम कहलाता है ना। अब आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? देखिए कि जो विरल माध्यम होता है, इस विरल माध्यम में आता है वायु। क्या आता है बताइए? वायु। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरीके से कि विरल माध्यम में क्या आएगा? तो विरल माध्यम में आती है वायु, जबकि सघन माध्यम में क्या आता है? तो सघन माध्यम को देखेंगे तो सघन माध्यम में बच्चों आता है जल। क्या आएगा बताइए? जल आता है। फिर क्या आएगा बताइए? कांच आ जाएगा, है ना। जल और कांच, ये सब कैसे माध्यम होते हैं? सघन माध्यम होते हैं, ठीक है। देखिए, वायु विरल माध्यम होता है, अर्थात उसके जो परमाणु और जो अणु होते हैं वो दूर होते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं? वायु में कहीं भी चले आते हैं, चले जाते हैं। अब देखिए, कहीं भी चले आते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो दूर होते हैं, तो इसलिए उनके बीच में गैप होता है, उनके बीच में खाली स्थान होता है, तो उसी खाली स्थान में से हम घुस जाते हैं, चले आते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जल में चलना आसान नहीं होता है, कांच के भीतर से घुस के निकलना आसान नहीं होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर कोई कांच है और यहाँ पर कोई मनुष्य है। अब ये मनुष्य चाहता है कि हम इस तरीके से चल के इस कांच के पार चले जाएं, तो नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि कांच के जो परमाणु, जिन परमाणु से कांच बना है ना, वो बहुत ही सघन है, बहुत ही पास है, इसको पार करने ही नहीं देंगे। तो ऐसे जो जल होता है वो सघन होता है, कांच सघन होता है, लेकिन वायु क्या होता है? विरल होता है। तो ये माध्यम है बच्चों, सघन और विरल। अब आइए हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं परावर्तन की घटना को। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ परावर्तन, ठीक है। अब परावर्तन की घटना को समझने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले यहाँ पर एक पृष्ठ बनाना पड़ता है। इस पृष्ठ को कहा जाता है दो माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ। चलिए मैं लिख देता हूँ, इसको कहेंगे दो
माध्यमों, इसका मतलब माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ, है ना, अलग करने वाला पृष्ठ। मैं यहाँ पर सीधे पृष्ठ लिखे देता हूँ, दो माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ। और इसी को बच्चों कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या कहते हैं बताइए? परावर्तक पृष्ठ। थोड़ा सा मैं और बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। हाँ तो इसी को हम कहेंगे परावर्तक पृष्ठ। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि इसी को कहा जाता है परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो ये हो गया परावर्तक पृष्ठ। अब ध्यान से देखिए, परावर्तन की घटना का मतलब क्या होता है? परावर्तन की घटना का मतलब होता है कि प्रकाश किरण जाएगी, उस पर टकराएगी, टकरा करके लौट करके वापस चली आएगी। जिस माध्यम से गई है, अगर विरल से गई तो विरल में ही आ जाएगी, सघन से गई तो सघन में ही आ जाएगी। तो जिस माध्यम से गई उसी माध्यम में आएगी। तो अब देखिए, जैसे शीशा आपने देखा होगा जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं, चेहरा देखते हैं, तो उसके पीछे देखिए लेप लगा होता है। और उस शीशे के ऊपर जब हम प्रकाश को जलाते हैं, टार्च को जलाते हैं, तो टार्च उस शीशे में प्रकाश जब भेजता है तो प्रकाश टकरा करके फिर लौट के चला आता है। अगर आप अपने सामने शीशा रख करके और क्या करेंगे, टार्च जलाएंगे तो प्रकाश आपके टार्च से निकलेगा और शीशे में टकरा करके आप ही की तरफ लौट करके चला आएगा। मतलब जिधर से गया उधर ही चला है, मतलब जिस माध्यम से गया उसी माध्यम में आ जाएगा। तो जो शीशा होता है उसके पीछे का भाग पॉलिश किया होता है ना, और ये प्रकाश का जाना और लौट करके आना ही परावर्तन कहलाता है। तो ऐसा करने के लिए हमें भी क्या करना पड़ेगा? पॉलिश करना पड़ेगा इसके पीछे। तो हम क्या करते हैं, इसके पीछे पॉलिश करते हैं। इसके पीछे पॉलिश करेंगे तो इसके आगे का जो भाग होगा वो चिकना हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखिए इस तरीके से पॉलिश कर देते हैं। शीशे में देखिए जैसे पॉलिश कर देते हैं तो उसके आगे का भाग कितना चमकीला और चिकना हो जाता है। ऐसे ही हम इस तरीके से क्या किए, पॉलिश कर दिए। तो ये पॉलिश किया हुआ भाग है और दो माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ है। और इसी को कौन सा पृष्ठ कहा गया है? परावर्तक पृष्ठ, क्योंकि परावर्तन की घटना पढ़ने जा रहे हैं। और जब वो अपवर्तन की घटना पढ़ेंगे तो वहाँ पर अपवर्तक पृष्ठ होगा। अब इसका हम नाम दे सकते हैं। चलिए, हमने नाम दे दिया। जैसे मान लीजिए कि इसका नाम दे दिया हम ए, और यहाँ पर इसका नाम दे दिया हम यह इस तरीके से बी। तो ये ए बी जो है रेखा जो है, ये दो माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ है और इसको हम बोल दिए परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एक प्रकाश किरण को डाल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से देखिए, एक प्रकाश किरण को डाल रहे हैं। तो फिजिक्स में क्या होता है बच्चों, डालना और निकालना जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हम कहेंगे कि एक प्रकाश किरण को आपतित कर रहे हैं। ठीक है, आपतित कर रहे हैं मतलब डाल रहे हैं किसी पृष्ठ पर। तो इस किरण को हम कहेंगे आपतित किरण। कौन सी किरण कहेंगे बताइए? इस किरण को कहा जाएगा कि ये आपतित किरण है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये किरण कहलाएगी आपतित 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 किरण। तो ये हो गई बच्चों आपतित किरण। ठीक है, अभी आपको क्या समझाते हैं कि नीचे पॉलिश है, ऊपर का भाग चिकना है। तो अब मान लीजिए ऊपर से आप टार्च से प्रकाश भेज रहे हैं तो प्रकाश क्या होगा, वापस उधर ही लौट जाएगा। तो ये प्रकाश ऐसे वापस इधर लौट जाता है। ठीक है, ये ऐसे ही प्रकाश क्या करता है, इधर इस तरीके से लौट करके चला जाता है। ठीक है, तो देखिए जिस माध्यम में आया था उसी माध्यम में चला गया। अगर हम क्या करें, ऊपर वाला माध्यम सघन कह लें। ठीक है, ये अलग कर रहा है। ठीक है, सघन को। ठीक है, किसी दूसरे माध्यम से। अगर नीचे हम विरल बोल दें, चलिए मैं बोल ही देता हूँ। चलिए मान लेते हैं कि ये विरल माध्यम है और नीचे वाले माध्यम को कह देते हैं क्या बताइए, सघन माध्यम। अब ये जो पृष्ठ है ना, जिसको हमने परावर्तक पृष्ठ किया है, यही पृष्ठ कहा है, जो ये परावर्तक पृष्ठ है जिसको हमने परावर्तक पृष्ठ कहा है, यही पृष्ठ विरल माध्यम को सघन माध्यम से अलग करता है। ठीक वैसे ही जैसे कमरे की एक दीवार पहले कमरे को दूसरे कमरे से अलग कर देती है, ऐसे। तो अब देखिए ये क्या हुआ, ये आपतित किरण आई और इस तरीके से यहाँ पर टकराई, टकरा कर कैसे चली गई। तो यही घटना परावर्तन की घटना कहलाती है। और ये जो किरण है, ये किरण इस तरीके से परावर्तित होकर के आई है, तो इस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। तो इसको हम क्या नाम देंगे बताइए? इसको नाम दिया जाएगा बच्चों परावर्तित किरण। तो ये किरण हो जाएगी परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण हो गई। अब ध्यान से देखिएगा, ये किरण जिस पॉइंट पे आके हिट करती है, जिस पॉइंट पर टकराती है ना, इस पॉइंट को आपतन बिंदु कहा जाता है। कौन सा बिंदु कहेंगे बताइए? आपतन बिंदु। अब इसका नाम देते हैं, चलिए मान लीजिए इसका नाम है ओ। तो यहाँ पर मैं लिख के दिखा देता हूँ कि जो ओ है वो ओ क्या है बताइए? आपतन बिंदु। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि जो ओ है जो ओ है वो आपतन बिंदु है। तो ये इस तरीके से लिख लेना है कि ओ जो है वो आपतन बिंदु है। अब देखिए हमको करना क्या है, इस परावर्तन की घटना के लिए एक अभिलंब भी बनाना पड़ता है हमें। तो आइए अभिलंब हम खींच लेते हैं। चलिए, तो हम लोग कलर बदल लेते हैं। ये कलर हो गया और अभिलंब खींच लेते हैं। तो एक अभिलंब बनाना पड़ेगा, तो एक अभिलंब बना लेते हैं। वो अभिलंब कुछ इस तरीके से होगा, टेढ़ा हो जा रहा है हल्का सा, सीधा लेके आते हैं इसको। वो अभिलंब बच्चों कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब अभिलंब का नाम देना होगा। चलिए नाम देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमने नाम दे दिया यन। तो ये जो ओ और यन है ये अभिलंब बन जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, जो अभिलंब है और जो ये आपतित किरण है, इनके मध्य में एक कोण बनता है और इस कोण को बच्चों आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं बताइए? आई। तो इस कोण को हम इस तरीके से लिखेंगे, कोण आई। और ऐसे ही ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है, तो इसके मध्य में भी एक कोण बनता है और इस कोण को बच्चों आर लिखा जाता है। क्या लिखेंगे बताइए? आर। तो इसको हम कहेंगे कोण आर है। तो ये कोण आई और कोण आर के भी नाम होते हैं। अब चलिए समझ लेते हैं कि कोण आई के और कोण आर के नाम क्या क्या होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जो कोण आई होता है
इस कोण I को बनाता है आपतित किरण किसके साथ, अभिलंब के साथ। तो इस कोण I को हम कहते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण कहेंगे, तो इसको बच्चों कहेंगे आपतन कोण, है ना। तो ये कोण कहलाएगा आपतन कोण। ऐसे ही समझना है कि अब ये अभिलंब जो है, यही अभिलंब इस परावर्तित किरण के साथ कोण बना रहा है R, तो इस कोण को हम कहेंगे, कौन सा कोण कहेंगे, तो इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये बना रही परावर्तित किरण, तो इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। कौन सा कोण कहेंगे बताइए, परावर्तन कोण कहेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये जो कोण है बच्चों, वो कोण है परावर्तन कोण। चलिए अब आपको बता देता हूँ कि ये यन और ओ क्या है। तो ये जो लाइन था ना, इसी को अभिलंब बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यही है अभिलंब, ठीक है। तो जो बच्चों ये चीज़ मैंने बना के आपको समझाया है ना, यही क्या है, यही घटना है परावर्तन की। किसकी घटना है बताइए, परावर्तन की घटना है। तो परावर्तन की घटना में हो क्या रहा है कि प्रकाश किरण जिस माध्यम में आ रही है, उसी माध्यम में लौट करके चली जा रही है। और जो किरण आ रही है, उस किरण का नाम है आपतित किरण। और जब यहाँ पर टकरा रही है जिस बिंदु पर, उस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। और ऐसे लौट के चली जा रही है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, परावर्तित किरण कह रहे हैं। और दूसरा चीज़ है कि अभिलंब हमको बनाना पड़ेगा, परावर्तन हो चाहे अपवर्तन। तो हमने अभिलंब बनाया, तो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य में कोण बनता है, जिसको I से लिखते हैं। इस I को हम कहते हैं आपतन कोण। तो ये आपतन कोण हो गया। और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य में भी एक कोण बनता है, जिसको कोण R कहते हैं। तो ये कोण कहलाता है परावर्तन कोण, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है, किसमें बताइए, प्रकाश के परावर्तन में। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो आपको परावर्तन तो समझ में आ ही गया। अब बात करना पड़ेगा अपवर्तन की। तो आइए अपवर्तन की बात कर लेते हैं। क्यों करना पड़ेगा अपवर्तन की बात, क्योंकि पाठ का ही नाम है परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। चलिए देखिए, पाठ का नाम है परावर्तन तथा अपवर्तन, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो अब आइए अपवर्तन को समझते हैं हम लोग। अपवर्तन क्या होता है, चलिए। तो आपने क्या देखा था, आपने देखा था परावर्तन की घटना में, कि परावर्तन की घटना में क्या हो रहा था कि प्रकाश किरण जिस माध्यम से आ रही थी, उसी माध्यम में वापस लौट करके चली जा रही है, सेम माध्यम में, है ना। वो सेम माध्यम में लौट के चली जा रही है, जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में लौट के चली जा रही है। लेकिन जो अपवर्तन की घटना होता है, इसमें सेम माध्यम में आती है और सेम माध्यम में जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आएगी अगर विरल से तो जाएगी सघन में, आएगी सघन से तो कहाँ जाएगी, विरल में जाएगी। तो आइए इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कहानी वही है कि यहाँ पर दो माध्यमों को अलग करने वाला एक पृष्ठ बनाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये हो गया दो माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ, ठीक है। अब इस पृष्ठ को हम कहेंगे अपवर्तक पृष्ठ, क्योंकि पढ़ने जा रहे हैं हम अपवर्तन की घटना। उस टाइम पे हम लोग परावर्तन पढ़ रहे थे तो परावर्तक पृष्ठ कहे थे, तो यहाँ हम इसको कहेंगे अपवर्तक पृष्ठ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अपवर्तक पृष्ठ, है ना। तो ये पृष्ठ हो जाएगा बच्चों अपवर्तक पृष्ठ, ये अपवर्तक पृष्ठ हो गया। अब इसका नाम देना है हमको, चलिए नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABCD जो भी इच्छा करें। तो चलिए हम नाम दे देते हैं इसका A और B। हमने इसका नाम दे दिया A और B। अब देखिए, अब ये अपवर्तक पृष्ठ क्या कर रहा है, दो माध्यमों को अलग कर रहा है। अब ऊपर का माध्यम हम ले लेते हैं विरल, क्या ले लेते हैं बताइए, विरल, ठीक है। और नीचे का माध्यम हम ले लेते हैं सघन। तो नीचे वाला जो माध्यम है वो सघन हो गया, ये सघन हो गया, ठीक है, सघन हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब किसी प्रकाश किरण को हम लेते हैं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि ये प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है। ये यहाँ से प्रकाश किरण इस तरीके से आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा ही बनाते हैं, MP नहीं बना अच्छा सा, फिर से बनाते हैं एक बार। चलिए, ये प्रकाश किरण आ रही थी, तो ये जो प्रकाश किरण आ रही है ना, तो इसको क्या करना चाहिए था, कुछ ऐसे निकल जाना चाहिए था, इस तरीके से टेढ़ा बन जा रहा है। एक बार और बनाते हैं, टेढ़ा हो जा रहा है, लेकिन आप सीधा बनाएंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। तो इसको निकल जाना चाहिए था कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे निकल जाना चाहिए था, है ना, ऐसे निकल जाना चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा है, अब ये जो किरण आ रही है, इस किरण का हम नाम दे देते हैं भैया आ रही है। तो हमने क्या कहा था कि जब भी कोई किरण डाली जाती है तो उसको ऐसा नहीं बोलते फिजिक्स में कि आ रही है या डाली जा रही है, उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो ये किरण हो जाएगी आपतित किरण। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपतित किरण, आप इसका नाम भी लिख सकते हैं, कोई वो बहुत ज़रूरी भी नहीं है। तो ये आपतित किरण हो गई। अब आपतित किरण को क्या करना है, ऐसे निकल जाना है। लेकिन यहाँ पर अपवर्तन की घटना के लिए हमें एक अभिलंब बनाना पड़ेगा। तो चलिए एक अभिलंब बना लेते हैं। तो ये हम बना लेते हैं इस तरीके से सीधा एकदम अभिलंब, ठीक है। ये अपने पास एक हो गया अभिलंब, इसका नाम दे देते हैं, चलिए नाम देते हैं अभिलंब का यन और यन डैश, ये अभिलंब का नाम हो गया। तो रूल ये होता है बच्चों, क्या होता है कि जब कोई किरण, याद रखिएगा इस चीज़ को, जब कोई किरण विरल माध्यम से
आना चाहती है किस माध्यम में, सघन माध्यम में, तो वो अविलंब की तरफ मुड़ जाती है या अविलंब की तरफ झुक जाती है ना। अविलंब की तरफ झुक जाएगी अथवा क्या हो जाएगी बताइए, मुड़ जाएगी। ठीक है, और उल्टा होगा, जब सघन से विरल में आना चाहिए तो अविलंब की तरफ न मुड़ेगी न झुकेगी बल्कि उससे दूर जाएगी। तो अब होना है कि इस किरण को ऐसे सीधा निकल जाना चाहिए, तो ये ऐसे सीधे नहीं जाएगी बल्कि क्या करेगी, यहीं से अविलंब की तरफ इस तरीके से आकर के झुक जाएगी। चलिए बना के दिखा देता हूँ आपको, यहीं से इस तरीके से अविलंब की तरफ चली जाएगी, इस तरीके से झुक जाएगी, है ना। तो अब देखेंगे तो ये जो किरण है ना, इस किरण को, अब ये घटना कौन सी हो गई, ये घटना होगी अपवर्तन की। तो इस किरण को हम कहते हैं अपवर्तित किरण। कौन सी किरण कहेंगे बताइए, अपवर्तित किरण। तो ये किरण कहलाती है बच्चों अपवर्तित किरण। अब देखिए आपतित किरण और अविलंब के मध्य में एक कोण बनता है, उस कोण को हम आई से लिखते हैं, आपको बता ही चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, आई से लिखते हैं। ऐसे ही इस अपवर्तित किरण के और अविलंब के मध्य में भी एक कोण बनता है, इस कोण को हम लिखते हैं किससे बताइए, आर से। तो मैं इधर आपको लिख के दिखा देता हूँ कि ये कोण है आर। अब इन दोनों के नाम होते हैं, क्या नाम होते हैं, देखिए इनके नाम होते हैं, इनके क्या नाम होते हैं, इनके नाम होते हैं आई का मतलब होता है आपतन कोण। क्या होगा बताइए, आपतन कोण होगा, है ना, आपतन कोण होगा। ठीक है, और आर का मतलब होता है अपवर्तन कोण। कौन सा कोण बताइए, अपवर्तन कोण। ठीक है, अपवर्तन कोण होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये हमने क्या किया, विरल माध्यम से किस में लाया है, सघन माध्यम में लाया है। ऐसे ही सघन माध्यम से आप विरल माध्यम में भी ला सकते हैं। अभी देखिए क्या है, किसी पाठ में लोगों को पढ़ने को मिलेगा कि परावर्तन के भी कुछ नियम होते हैं और अपवर्तन के भी कुछ नियम होते हैं। तो ये चीज़ चलिए अभी छूट गया है, मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में कि परावर्तन का नियम क्या होता है और अपवर्तन का नियम क्या होता है। अब आपको मैं एक काम देता हूँ, वो काम आपका ये है कि हमने क्या किया, देखिए हमने विरल माध्यम से किस माध्यम में लाया है, सघन माध्यम में। अब आप ऐसा ही चित्र बनाएंगे, आप सघन माध्यम से विरल माध्यम में लाएंगे। और मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में लाएंगे तो क्या होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में लाने पे प्रकाश किरण क्या होगी, अविलंब से दूर हटेगी। चलिए अगर आपको दिक्कत महसूस होता है तो मैं बना के ही दिखा देता हूँ। चलिए एक बार बना ही लेते हैं। चलिए देखिए, और परावर्तन के जो नियम होते हैं उस नियम को मैं दूसरी वीडियो में भी कवर कर दूंगा, आपको बता दूंगा। ठीक है, उसमें नियम होता है कि कोण आई कोण आर के बराबर होता है। ठीक है, तमाम सारी चीज़ों के बारे में बोलता है कि ये सब एक ही तल में होते हैं, ये सब हम आपको बता देंगे दूसरी वीडियो में। तो चलिए यहाँ पर दूसरा बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बना लिया दो माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ, जिसका नाम हम दे देते हैं ए और बी। और ये कौन सा पृष्ठ है, तो अपवर्तन की घटना पढ़ने जा रहे हैं तो अपवर्तक पृष्ठ है। और अभी हमने प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ भेजा है, प्रकाश किरण को हमने भेजा है विरल से सघन में। तो अब की बार हम सघन से विरल में भेज लेते हैं। चलिए तो हम मान लेते हैं कि ऊपर का जो माध्यम है वो माध्यम है सघन, ये माध्यम हो गया सघन, और नीचे वाला जो माध्यम है उस माध्यम को मान लेते हैं कि माध्यम कैसा है, विरल है ना। अब हम क्या करेंगे, एक प्रकाश किरण को ऐसे भेजेंगे जैसे उस टाइम पे उसमें भेजा गया था इस तरीके से। तो आपको बताया ही था कि भेजना और निकालना डालना नहीं बोलते हैं, इसमें बोलते हैं कि ये आपतित किरण है। तो कौन सी किरण हो जाएगी, आपतित। ठीक है, आपतित किरण हो जाएगी। तो ये किरण हो गई आपतित किरण। अब क्या होगा, इसको कुछ कैसे निकल जाना चाहिए था, ऐसे निकल जाना चाहिए था, है ना, इस तरीके से। थोड़ा सा एक बार अच्छा से बनाते हैं, फिर से एक बार कोशिश करते हैं कि अच्छा से बन जाए। चलिए फिर से एक बार ट्राई करते हैं। सीधा नहीं बन पा रहा है और ऐसा इसमें कुछ मिल भी नहीं रहा फंक्शन कि सीधा बन जाए। ये वाला कुछ सही है। ठीक है, तो इस किरण को हमने नाम दे दिया आपतित किरण। चलिए मैं लिख देता हूँ, ये किरण हो गई आपतित किरण, ये आपतित किरण है। अब होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि इसको ऐसे सीधा का सीधा बिल्कुल निकल जाना चाहिए। तो अब देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बनाना पड़ेगा एक अभिलंब। तो बना लेते हैं दूसरे कलर से हम अभिलंब। तो हमने यहाँ पर एक खींच दिया इस तरीके से अभिलंब, और अभिलंब का कुछ ना कुछ नाम होता है। तो चलिए हम इसका नाम दे देते हैं, यहाँ भी नाम देते हैं कि ये यन है, और ये क्या हो जाएगा, यन डैश हो जाएगा, ये अभिलंब हो गया। और रूल हमने आपको क्या बताया था कि जब कोई किरण सघन से कहाँ आती है बताइए, विरल में। जब कोई किरण सघन से आती है कहाँ पर, विरल में, तो अभिलंब से क्या होती है बताइए, दूर हटती है ना। अभिलंब से दूर हटती है मतलब अभिलंब के पास नहीं जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको भेजते हैं भाई। अब होना था ऐसे जाना था, लेकिन ऐसे जाएगी नहीं क्योंकि आ रही है कहाँ से बताइए, सघन से विरल में। तो सघन से विरल में आने का मतलब अविलंब से दूर हटेगी। तो इससे दूर हटेगी तो वो कुछ इस तरीके से निकल जाती है। देखिए कुछ यहाँ से इस तरीके से निकल जाती है ऐसे। तो अब इनके मध्य में भी कोण बनता है, इस अविलंब के और आपतित किरण के मध्य में कोण बनता है, और इस कोण को हम कहते हैं कोण आई। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कोण आई, और इस अविलंब के मध्य में और इस, अब ये कौन सी किरण हो जाएगी, ये निकल गई ना इस तरीके से बाहर निकल गई, और ये घटना हो गई अपवर्तन की। तो इसको कहेंगे बच्चों अपवर्तित किरण। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण है। तो ये अपवर्तित किरण है। तो अब देखिए इस अपवर्तित किरण के और इस अविलंब के मध्य में भी एक कोण बनेगा, और इस कोण को हम कहेंगे आर। क्या कहेंगे बताइए, आर। तो इस कोण को कहा जाता है आर। ठीक है, तो ये जो आई कोण है, इस आई कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। मैं लिख देता हूँ आपतन
आपतन कोण, ये आपतन कोण हो गया। और ये जो कोण आर है बच्चों, इस कोण आर को कहते हैं हम अपवर्तन कोण। कौन सा कोण? अपवर्तन कोण। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाता है अपवर्तन कोण। तो यही क्या है, अपवर्तन के दो नियम है कि एक तो सघन से विरल में जाएगी, ठीक है, और एक विरल से कहाँ जाएगी, सघन में जाएगी। तो ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया। ठीक है, आप वीडियो को एक दो बार और चला के देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हालांकि मैंने पहली बार में बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अब देखिए छोटा क्या है इसमें। अब ये सब डायग्राम बना के आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है ना, ये सब नहीं बना के दिया हुआ है डायग्राम आपकी बुक में, लेकिन मैंने बना के दिखा दिया है ताकि आपको समस्या ना हो। अब इसमें छोटा है, परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, परावर्तन के नियम। ठीक है, चलिए इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं हम लोग कि परावर्तन का नियम क्या होता है। परावर्तन का नियम ये बोलता है कि जो कोण आई होता है वो कोण आर के बराबर होता है। परावर्तन का नियम बता रहा हूँ जो पहले मैंने समझाया था। ठीक है, और इसी में क्या होता है, दूसरा नियम होता है, दूसरा नियम बताता है, क्या कहता है कि जो आपतित किरण होती है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। बोलता है इसमें कि जो आपतित किरण होती है, लिख देता हूँ, बोलेगा कि जो आपतित किरण होती है ना, आपतित किरण की बात करेगा। फिर बात करेगा आपतित किरण के बाद आपतन बिंदु की, कि जो आपतन बिंदु होता है, लिख देता हूँ यहाँ पर, आपतन बिंदु जो आपतित किरण होती है, जो आपतन बिंदु होता है। फिर अब बात करेगा दूसरे की, तो दूसरे की बात करेगा तो आप देखेंगे बात करेगा अभिलंब की भी बात करेगा, कि जो अभिलंब होता है, अभिलंब जो अभिलंब होता है। फिर बात करेगा परावर्तित किरण की, कि जो परावर्तित किरण होती है ना, ये सब के सब क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, फिर से एक बार समझाता हूँ। कोण आई माने आपतन कोण, कोण आर माने परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। चलिए इस चीज़ को समझ लेते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, और कहाँ पर बोल रहा है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है, इस चीज़ को आपको देखिए ये दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर ये सीधा सीधा बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि जो आपतन कोण होता है वो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई कोण आर के बराबर होता है। आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, ऐसे उधर लिखा था परावर्तित किरण, ये सब कहाँ होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो ये चलिए अब दिखा देते हैं आपको फिगर में कि ये फिगर में कहाँ पर इसका मतलब क्या है। तो आइए समझ लेते हैं इसको कि ये फिगर में कहाँ पर है। ये देखिए ये रहा। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि जो कोण आई है वो कोण आर के बराबर है, तो ये तो बराबर होगा। फिर देखिए बोल रहा था कि ये आपतित किरण, फिर बोल रहा था कि ये अभिलंब, ये परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तित किरण, ये सब एक ही तल में। देखिए ये कोई तल है, जैसे मेज़ है ना, तो मेज़ के ऊपर हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने पेन रख दिया, डस्टर रख दिया, ठीक है, टिफ़िन रख दिया, बोतल रख दिया, ठीक है, कुछ और रख दिया, मान लीजिए उसके ऊपर किताब रख दिया, तो हम कहें कि ये सब क्या है, मेज़ के ऊपर है, मतलब मेज़ एक प्रकार का तल है और ये सब उसी तल के ऊपर है। ऐसे ही देखिए ये तल है, ये भी क्या है, एक प्रकार का तल है और उसी तल पे सब है, आपतन कोण है, परावर्तन कोण है, परावर्तित किरण है, अभिलंब है, ठीक है, आपतित किरण है, ये सब एक ही तल में है। तो परावर्तन का यही नियम होता है बच्चों। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझ लिया कि परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, अब आइए हम लोगों को क्या करना है, देखते हैं कि अब आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो आगे की चीज़ों को आपको बताते हैं। चलिए आगे की चीज़ जो हमको पढ़ना है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप क्या करिएगा, बहुत अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका जो है धन्यवाद।